नमस्कार, आप देख रहे हैं तानसेन न्यूज। मैं आपका दोस्त और होस्ट मानस शर्मा। कौन थे तानसेन, कहां से आए थे और क्या कहानी है तानसेन के पीछे? आज हम जहां खड़े हुए हैं ग्वालियर के एक ऐसी जगह पर जहां पर तानसेन का 100वां समारोह मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व 1904 में माधवराव सिंधिया के पिता जीवाजीराव सिंधिया जी ने इसको समारोह को प्रारंभ किया था। आज इसके 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस अवसर पर एक भव्य तानसेन समारोह मनाया जा रहा है। हम आपको इस समारोह की कई झलकियां दिखाएंगे, लेकिन साथ ही पहले हम आपको बताएंगे कि इस समारोह से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। आइए जानते हैं क्या है वो। कौन थे तानसेन, कहां से आए थे और क्या कहानी है तानसेन के पीछे कि वो इतने बड़े संगीत सम्राट कहलाए गए। दरअसल कहा जाता है कि ग्वालियर से लगभग 45 किलोमीटर एक गांव है बेहट, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम मरकंड मिश्रा था। कहते हैं कि एक लंबे समय तक वो निसंतान रहे। जब लंबे समय तक निसंतान रहे तो बड़े चिंतित होने लगे, तो उनको किसी ने ग्वालियर के मोहम्मद गौस के बारे में बताया। वो फिर यहाँ ग्वालियर मोहम्मद गौस के मकबरे में आए और आकर उन्होंने जब मोहम्मद गौस से अपनी एक व्यथा सुनाई, तो कहते हैं कि उनके आशीर्वाद फलस्वरूप उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम तन्ना मिश्रा रखा गया। कहते हैं यह भी किंवदंती सुनी गई है कि वो जन्म से बोल नहीं पाते थे, उनके कंठ में स्वर नहीं था। लेकिन बेहट में ही एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, जिसको झिलमिलेश्वर कहा जाता है। कहते हैं कि जब वो वहां अक्सर अपने आराध्य भगवान शंकर जी की पूजा करने जाते थे, तो उनको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनके कंठ में स्वर आया। ना कि स्वर आया, बल्कि वो गायन गाने लगे कि बहुत जल्दी उनको प्रसिद्धि मिल गई। आइए अब जानते हैं इसका दूसरा तथ्य। कहते हैं कि जब वो उनकी गायन प्रसिद्ध होने लगा, तो स्वामी हरिदास को इनकी प्रसिद्धि के बारे में मालूम पड़ा और उनके इस गायन से प्रेरित होकर उन्होंने उनको शिक्षा दीक्षा गायन की देना शुरू किया। और कहते हैं कि लगभग 10 वर्ष उन्होंने गायन की शिक्षा तानसेन को दी। अपनी 10 साल की गायन की दीक्षा प्राप्त करने के बाद उनका आगमन ग्वालियर हुआ। और कहते हैं कि जब वो ग्वालियर आए तो सबसे पहले यहीं जहां ये समारोह मनाया जा रहा है मोहम्मद गौस के मकबरे पे आए और यहीं पर उन्होंने अपने आगे के गायन का रियाज करना जारी रखा। और कहते हैं कि यहां से उनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलने लगी। और ये प्रसिद्धि जब रीवा के तत्कालीन राजा रायचंद को मालूम पड़ी, तो उन्होंने तानसेन को अपने महल में शाही गायन की उपाधि दे दी। और आगे चलकर उन्होंने उसी समय दिल्ली के महाराजा अकबर को उन्होंने उपहार स्वरूप उन्हें गिफ्ट कर दिया, उपहार स्वरूप उन्हें दे दिया। जब अकबर के यहां उन्होंने गायन शुरू किया, तो अकबर उनकी इन गायन प्रस्तुति से इतना ज्यादा मोहित हो गए कि उन्होंने बहुत ही जल्द उनको अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया। इस प्रसिद्धि से कुछ दरबारी उनसे जलने लगे और कहते हैं कि उन्होंने एक दिन मांग रख दी कि दीप राग गाएंगे तो केवल और केवल तानसेन ही गा सकते हैं। अब इस अकबर की हट पर तो उन्होंने कहते हैं कि दीपक राग गाया और इस दीपक राग में इतनी ताकत थी कि आसपास आग लगने लगी और उनका शरीर भी जलने लगा। कहते हैं कि इस वाक्य को देखते हुए उनकी पुत्री ने फिर मल्हार गायन किया और उस मल्हार गायन से जो वर्षा हुई, उस वर्षे से उनकी जान की रक्षा हुई। कहते हैं कि बस यहीं से इस के बाद उनकी प्रसिद्धि इस लेवल तक बढ़ गई, इस ऊंचाइयों तक पहुंच गई कि उनको
सम्राट तानसेन कहा जाने लगा। आज यह हमारे साथ में फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट उम्मीद वर्मा जी हैं। आइए जानते हैं इनसे कि ये सम्राट तानसेन के जो भव्य समारोह मनाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हर वर्ष की तरह तानसेन समारोह, ये तानसेन मकबरा जो हजीरे पे स्थित है, यहाँ पर हर वर्ष की तरह ये इस बार इसका जो 100वां जो वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो इसको संस्कृति विभाग उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी के द्वारा इसको पूरा जो ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें इस बार इसको बहुत ही मतलब कुछ शहर के अंदर धूमधाम से मनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं। इस बार पिछली वर्ष भी हमारे ऐसे फाइन आर्ट्स की बात करें तो हमारे यहाँ पेंटिंग का फाइन आर्ट्स कॉलेज से पेंटिंग में यहाँ स्टूडेंट्स के लिए हम कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है। देश के यहाँ विभिन्न प्रदेशों से यहाँ बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं, चित्रकार, जो यहाँ पर अभी पेंटिंग भी कर रहे हैं। संगीत को लेकर भी क्या यहाँ से कुछ बाहर से अच्छे कलाकार आए हुए हैं? ऐसा कहा जाता है कि बड़े बड़े कलाकारों को यहाँ बुलाकर सम्मान किया जाता है। संस्कृति विभाग से इसको बहुत ही धूमधाम से जो मनाया जा रहा है, तो क्या ऐसा विशेष है कि जो इस वर्ष हो रहा है जो पहले तक होता नहीं आया हुआ है? नहीं, यहाँ पर ऐसा होने जा रहा है जिससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी? संगीत के लिए तो ये हमेशा तानसेन समारोह संगीत के लिए फेमस रहा है वैसे तो यहाँ पर जब भी कुछ होता है तो ये पूरा माहौल जो संगीतमय हो जाता है ग्वालियर में तानसेन समारोह के टाइम पे। तो यहाँ पर जो विभाग द्वारा, संस्कृति विभाग द्वारा जो आयोजन किया जाता है उसमें देश के यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी यहाँ पर इनवाइट किए जाते हैं और सम्मान भी जो भी है हर साल किसी एक कलाकार को यहाँ सम्मान भी दिया जाता है। हमारे साथ यहाँ योगेश जैन जी हैं जो कि फैकल्टी हैं तानसेन संगीत महाविद्यालय में। कल इनकी भी एक गायन प्रस्तुति है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि योगेश जी, यहाँ कुछ गायक बड़े बड़े कलाकार आने वाले हैं और कल आपकी भी प्रस्तुति है, तो कुछ बताइएगा जिससे हमें कुछ जानकारी मिले। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। इस चैनल के माध्यम से आप जो जानकारी लेना चाहते हैं वो बिल्कुल मैं दूंगा। यहाँ का जो सबसे अच्छा फेमस जो चीज़ है वो ये है कि अब आपको ये तो पता ही है कि यूनेस्को से हमको मान्यता मिल गई है म्यूजिक यूनिवर्सिटी की, तो वो तो हम हो ही गए हैं, बधाई हो सर आपको। साथ ही साथ क्या है कि ये हर वर्ष होता है, लेकिन इस वर्ष ये 100वां वर्ष है इसका। तो 100वां जब तानसेन समारोह मनाया जा रहा है और मोहन सरकार जी की उसमें मनाया जा रहा है, मोहन यादव की सरकार में, तो उनका कुछ ऐसा मानना था कि इस बार हम अपने बाहर के विश्व संगीत के भी यहाँ पर समारोह में कुछ सम्मिलित करें। तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर के आए हैं, लाइक इजराइल से भी कुछ लोग आए हुए हैं, यूरोप से भी कुछ लोग आए हुए हैं। हमारी यहाँ की जो प्रस्तुतियां हैं उन प्रस्तुतियों में अजय पौनकर जी का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और उम्दा होने वाला है। साथ ही एक और बेहतरीन प्रोग्राम कल की सुबह आप देखेंगे, 2 वायलिन वादक हैं जिनकी जुगलबंदी होगी हमारे ध्रुपद के जस्ट बाद। कल हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा ध्रुपद गायकी का प्रोग्राम है, हमारे ध्रुपद गायन के बाद उनका प्रोग्राम होगा। हमारे साथ अभी आदित्य चौरसिया जी हैं जो कि उज्जैन से आए हुए हैं। उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय से यहाँ सारे वाद्य यंत्रों का प्रदर्शनी है। आइए हम जानते हैं इनसे कि ये इसमें कई दुर्लभ वाद्य यंत्र हैं, कई ऐसे भी वाद्य यंत्र हैं जिनको हमने कभी शायद देखा भी नहीं है। क्या इनकी खासियत है, जानते हैं आदित्य चौरसिया जी से। नमस्कार सर। भारतीय संगीत में प्राचीन काल से ही वाद्यों की एक समृद्ध परंपरा रही है, क्योंकि वाद्यों को 4 वर्गीकरण में नाट्यशास्त्र के अनुसार भी बांटा गया है। घन वाद्य जो ठोस वाद्य होते हैं, जो जिसमें मंजीरे और ये सारी चीजें रहती हैं, घंटियां। तत्वाद्य यानी जो तार वाले वाद्य होते हैं, जैसे वीणा है, गिटार है, इसराज है, रबाब, सितार है, इन सभी को तार की वर्गीकरण में बांटा गया है। अवनद्य वाद्यों में जो थाप द्वारा बजाए जाते हैं, थाप वाले वाद्य जिसको नगाड़े वगैरह सभी कुछ शामिल है। तबला जी, तबला, नगाड़े और सुशीर वाद्य, सुशीर यानी फूक वाले वाद्य, बांसुरी है, शहनाइयाँ हैं। तो इन 4 वर्गीकरणों में संगीत की एक लंबी परंपरा रही है। तो इस प्रदर्शनी में 500 से अधिक वाद्य यंत्रों का संकलन मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के त्रिवेणी संग्रहालय द्वारा किया गया है और तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित है, जिसका 100वां वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष पहली बार यहाँ बनाया गया है। उसके उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी पर आयोजित की गई है।
जिसमें 500 से अधिक में आप देखेंगे कि जो लोक परंपराओं के वाद्य यंत्र है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। शास्त्रीय एवं कर्नाटक संगीत में, हिंदुस्तानी संगीत में उपयोग होने वाले वाद्य यंत्रों को भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तमाम प्रकार के जो हमारे भारत के प्रदेश हैं, हमारे प्रदेशों एवं आंचलिक क्षेत्रों से संकलन करके इन वाद्यों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और सुदूर जो भारत के हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है उनको भी हमने ला करके यहाँ प्रदर्शित किया गया है। जैसे नेपाल बॉर्डर से आप काफी वाद्य यंत्र यहाँ पर देखेंगे, श्रीलंका हुआ, कंबोडिया, तमाम प्रकार के वाद्यों को यहाँ संग्रहित मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो वाद्य यंत्र में देखने को मिले हैं वो ना सिर्फ हमारे प्रदेश देश बल्कि कुछ अलग अलग देशों से भी वाद्य यंत्र लाए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ ऐसा भी कोई वाद्य यंत्र है जो शायद सदियों पुराना हो? अब देखिए सर, 200 साल 300 साल पुराने वाद्यों को यहाँ संग्रहित किया गया है जो हमारे पास है। ये मुझे लगता है कि हमारे संस्कृति विभाग की एक बहुत अच्छी पहल है कि हम सब लोग भी पहली बार ये जान पा रहे हैं कि ऐसे भी वाद्य होते हैं और हम अपने वाद्य यंत्रों की इस प्राचीनतम कला के बारे में उससे रूबरू हो पा रहे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जितने भी वाद्य यंत्र यहाँ लगे हुए हैं उनके साथ पट्टिकाएं भी लगी हुई हैं, इसके बारे में वाद्य यंत्र का नाम और वाद्य यंत्र को कैसे बजाया जाता है या उसको प्ले कैसे करते हैं वो भी है। हमें जैसे जानकारी अभी तक दी कि वाद्य यंत्र कितने तरह के वर्गीकरण होते हैं, ये जानकारी हमें आदित्य जी से मिली। आपकी इस जानकारी के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी धन्यवाद। 2 1 2 3 4